So here we have another question from JEE 2025. This is a question based on collision. Let me first explain the question. It says a 2m mass moving with some velocity, let it be u, collides a stationary mass small m, and the two gets scattered in different direction. जो 2m मास है वो उस थीटा एंगल पे चला गया. Conditions given are the collision is elastic and what they have asked is the deviation angle of the first mass, that is of 2m, this theta, should be maximum. Okay, so we'll be exploring here a different method so that कैलकुलेशन मिनिमम हो. ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम से कम हो. लेट्स ट्राई इट. ओके, अगर हम लोग इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करें, जो दो बॉल्स हैं जो कोलाइड करें, इनके सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करें, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा 2m इंटू यू प्लस दूसरा मास तो जा नहीं रहा है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2m प्लस m 3m, तो ये आ गया 2u/3. ठीक है, और हम लोग यूज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मास. तो अब अगर हम लोग ऑब्जर्वर को सेंटर ऑफ मास पे रख देते हैं तो देखते हैं ये क्या दिखेगा हमको. सो द टू बॉल्स, अगर हमने सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्वर बना दिया, इस पे ऑब्जर्वर बिठा दिया, तो इसकी वेलोसिटी थी 2u/3 और इस फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी u. तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अब दिखेगी u माइनस 2u/3, दैट इज u/3. और जो रेस्ट में बॉल था उसका वेलोसिटी दिखेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में 2u/3. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास 2u/3 से आगे जा रहा था, ये रेस्ट में था, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दिखेगा. नोटिस कीजिए कि पहले बॉल का मास m है, दूसरे का मास 2m है, दूसरे का मास m है, तो सेंटर ऑफ मास इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम. ठीक, कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आप देखिए इनका क्या मोमेंटम दिख रहा है, 2m इंटू u/3 और इसका दिख रहा है m इंटू 2u/3. ठीक है, अब जब कोलिजन हो जाएगा तो ये दोनों मास सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी से जाएंगे वो वेलोसिटीज इतनी ही रह जाएंगी. थिंक वाई? क्योंकि क्लास में मैंने समझाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. और ये क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो होता है, ये सेंटर ऑफ मास पे बैठ के काइनेटिक एनर्जी है. ठीक, दोनों ही बॉल्स का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है. पहले की जो होगी दूसरे की होगी. और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट. ऑब्वियस, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में, बोला है पहले भी, इलास्टिक कोलिजन में जो सेंटर ऑफ मास है उसके रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रह जाता है. तो अब अगर ये फर्स्ट बॉल कुछ इधर गया और सेकेंड बॉल से कुछ इधर गया, तो क्योंकि ये जीरो मोमेंटम फ्रेम है तो फर्स्ट बॉल की अब भी वेलोसिटी u/3 ही होनी है और दूसरे की 2u/3 ही होनी है. क्यों? क्योंकि अब विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे
तो वापस से पहले जितनी होनी चाहिए। तो पहले अगर u/3 है, ये 2u/3 है, टोटल मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जीरो होनी है। तो टोटल जीरो तो तभी होगी जब एक पीछे अगर जाएगा दूसरा आगे जाएगा। तो 2m वाले का u/3 तो m वाले का 2u/3, तभी तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रह जाएगा पहले जितना विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और जीरो मोमेंटम भी सेव हो जाएगा। ठीक। सो लेट दिस एंगल बी थीटा फाई, लेट दिस कॉल बी कॉल्ड फाई। नाउ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अब हम लोग नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अब हम लोग नीचे उतर गए, और ये थोड़ी सी जगह ले लेते हैं हम लोग इसे कैलकुलेट करने को। तो फर्स्ट बॉल जिसका मास 2m है, इसकी ग्राउंड से वेलोसिटी होगी एक तो राइट को 2u/3। क्यों 2u/3? बिकॉज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2u/3 थी, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में u/3 था एट एन एंगल फाई। सो नेट वेलोसिटी इनकी होगी, इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, u/3 cos फाई, और वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा u/3 sin फाई। तो अब हमारे पास इसे अगर रीअरेंज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी हो गई 2u/3 माइनस u/3 cos फाई, और वर्टिकल वेलोसिटी हो गई u/3 sin फाई। और ये एंगल है थीटा जो क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम। तो बोलो tan थीटा कितना हुआ? tan थीटा हो गया u/3 sin फाई डिवाइडेड बाई 2u/3 माइनस u/3 cos फाई। करेक्ट? सो u/3 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा sin फाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos फाई, और हमें थीटा मैक्सिमम चाहिए। सो ऑल ऑफ अस नो अब आगे क्या करना है हमको। सो tan थीटा इक्वल्स टू sin फाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos फाई। यही है, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो अगर थीटा मैक्सिमम चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, या हमें ये वाला क्वांटिटी मैक्सिमम चाहिए तो जो भी डेरिवेटिव है इसका वो जीरो के बराबर होना चाहिए। 0 से 90 डिग्री में दिस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इट शुड बी दिस, इट इज सिंस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ऐसा हम करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया तो 2 माइनस cos फाई डाल लिया, और न्यूमरेटर sin फाई का डेरिवेटिव cos फाई माइनस sin फाई, और 2 माइनस cos फाई का 2 का 0 माइनस माइनस प्लस sin फाई। डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो ये बन गया 2 cos फाई माइनस cos स्क्वायर फाई माइनस sin स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई इज 1, और cos फाई इज 1/2, और फाई इज 60 डिग्री। करेक्ट? तो अब हमारा tan थीटा का वैल्यू आ गया कितना? sin फाई sin 60 डिग्री इज √3/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos फाई cos 60 डिग्री इज 1/2, सो इट इज √3 डिवाइडेड बाई 3 1/√3, और थीटा इज 30 डिग्री। एक छोटा सा पॉइंट, कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है, कि ये tan थीटा मैक्सिमम होना है तो tan थीटा क्यों मैक्सिमम होगा? अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो tan फिर 90 से ज्यादा में तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है। अब वो मैथ्स का पॉइंट है। तो थीटा 90 से ज्यादा नहीं होना है, फिर भी अगर किसी को डाउट है
तो जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूं कि नज़र दो चीज़ों पे, एक आप जो कर रहे हैं उस पे, और दूसरी आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए ऑप्शंस पे। ऑब्वियसली हम में से हर कोई जानता है ये तो आंसर नहीं है, पाई तो नहीं है, ठीक। और बाकी के तीनों आंसर में 90 से तो छोटा है ना। ये बहुत क्रूशियल फैक्ट है, ये बहुत क्रूशियल फैक्ट है, ठीक। कि आपको अगर अनवांटेड डाउट्स आते हैं तो उसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करने में नहीं जाएंगे, आप देखेंगे क्या वो टेनेबल है या नहीं है आर्ग्यूमेंट। एनीवे, सो दैट्स इट, वी हैव आवर आंसर, थीटा एज 30 डिग्री। अनदर डे, अनदर क्वेश्चन। थैंक यू।